मैं काजल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो क्लास 12 के बच्चों को जो है इंपॉर्टेंट होता पता होना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं डेफिनेशन के लिए जो है इधर से उधर किसी सोर्सेज पर घूमते रहते हैं और कुछ डेफिनेशंस आपको बुक में इजीली मिल भी जाती है पर कुछ डेफिनेशंस जो आपको नहीं मिल पाती। तो वो वर्ड्स की वर्ड्स जो है वो आज मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा ये आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि 1 या 2 मार्क्स की डेफिनेशंस आपको कई बार जो है वो पूछ ली जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज आपको मालूम है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है, एक जिसको आप हिंदी में भी बोलते हो समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं एट द लार्ज लेवल, दैट मीन्स कि जब हम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात ना करके एक नेशन की बात करते हैं, जहां पर आप देश को इंक्लूड करते हो, वहां पर हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला वर्ड ही आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसको आप कहते हो, हिंदी में लिखते हैं इसको हम बेसिकली समष्टि अर्थशास्त्र। लेट मी टेल यू, जो बच्चे हिंदी में हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल फोकसिंग ऑन द एग्रीगेट मेजर्स सच एज द जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप इसलिए जो है कुछ नहीं कह सकते, तो आप ये कह सकते हो कि भाई जब हम किसी भी अपने देश की जब स्टडी हम लेवल किस लेवल पर करते हैं, लार्ज लेवल पर जब हम अपने देश की स्टडी कर रहे होते हैं जिसमें आपका जीडीपी शामिल है। जीडीपी को भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि जीडीपी होता क्या है। इसके अलावा नेशनल इनकम जब आप काउंट करते हो, इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज है जो किसी एक व्यक्ति को जो है इफेक्ट ना दे करके पूरे देश को इफेक्ट देती है। तो आपका इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि बेरोजगारी, क्योंकि एक एक व्यक्ति को जो है बेरोजगार होने से पूरी आपकी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव नहीं पड़ता, पर अगर पूरे देश में हम काउंट कर रहे हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं तो उससे आपको पता लगता है कि देश की स्थिति क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आपको अपने देश के बारे में पता लगाना होता है। सेकेंड चीज है आपकी जीडीपी। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली इसको आप कहते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब, ग्रॉस का मतलब बच्चों को मालूम होना चाहिए सकल, दैट मीन्स जिसमें सब शामिल है। एक आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा नेशनल इनकम, और जिसके अंदर आपने जीडीपी और नेशनल इनकम का जो है डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आने वाली वीडियोस जो है हमारी, उसमें आप जरूर पढ़ेंगे नेशनल इनकम को। तो जीडीपी का क्या मतलब होगा कि भाई जब टोटल वैल्यू ऑफ काउंट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज की, अब जो जब हम जीडीपी को काउंट करते हैं तो जीडीपी के अंदर कुछ एक आपको इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली चीजें वो क्या है कि जीडीपी इसके अंदर क्या शामिल है और नेशनल इनकम में क्या शामिल होता है। देखिए नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं तो उसमें आप सिर्फ अपने देश के ही लोगों की इनकम को काउंट करते हो। अब चाहे वो आपके देश में रह रहे हैं या फिर वो आपके बाहर जाकर के रह रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, बस आप सिर्फ अपने रेजिडेंट्स यानी कि जो आपके देश के नागरिक है उनकी आप इनकम को जब काउंट करते हैं तो उसको आप नेशनल इनकम कहते हो। पर जीडीपी क्या होता है कि आपके देश में, एक मैंने कहा कि भाई एक आपकी एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग, आप चाहे वो आपके रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है या बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जब आपके देश में आके कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खर्चा वो आपके देश पे कर भी रहा होगा, जिसको कहते हो आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना किसी का। तो जीडीपी का मतलब होता है कि जब आप अपने देश में रह रहे किसी भी व्यक्ति, चाहे इसमें आपके नागरिक शामिल है या फिर आपके नागरिकों के बाहर के जो, मतलब आपके देश के बाहर के जो लोग हैं वो शामिल है, उनकी जो इनकम होती है उसको आप जब काउंट करते हो अपने किसी भी विद इन कंट्री के बॉर्डर में, उसको जीडीपी कहा जाता है। और अक्सर जीडीपी जो है वो आपका 1 ईयर के लिए काउंट किया जाता है, नॉट टू मच, पर 1 साल के लिए हमेशा इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जीडीपी।
नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो महंगाई, ठीक है। अब महंगाई से क्या मतलब होता है, तो इसकी डेफिनेशन मिल पाना बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई इन्फ्लेशन को आप समझ तो लेते हो। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर कि बच्चे इकोनॉमिक्स को जो है इजिली समझ तो लेते हैं, पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है उनके साथ वो होती है कि उसको लिखा कैसे जाए। समझने के लिए तो महंगाई आपको भी मालूम है कि क्या होता है महंगाई का मतलब, पर जब आपको कहा जाएगा कि इसको लिख करके दिखाओ, आप अपने डेफिनेशन लिख करके दो, तो आप नहीं लिख पाओगे, आपको वर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो इन्फ्लेशन को आप क्या लिख सकते हो इंग्लिश में, तो अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपके किसी एक समय के अंदर किसी भी आपके वस्तु का जो है या किसी भी सेवाओं का जब प्राइस एक सामान्य कीमतों से बढ़ करके जो है आपका किसी दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है, तो उसको आप महंगाई कह देते हो। अब ये महंगाई को आप कह सकते हो भाई टमाटरों के साथ एक ये जो स्कैम हुआ था कि भाई इनकी जो रेट थे वो इतने ज्यादा हाई हो गए थे, तो वो महंगाई थी। क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि एक विद इन टाइम पीरियड में आपकी किसी भी चीज का, अब वो जो छोटी सी चीज है या फिर वो बड़ी सी चीज है, उसका जो प्राइस है वो किसी विद इन टाइम पीरियड के अंदर क्या हो जाता है, नॉर्मल लेवल से काफी ज्यादा जब राइज कर जाता है। अभी नॉर्मली आपको जो टमाटर है वो 20 या 30 रुपए किलो मिल जाएंगे, पर उस वक्त आपसे कुछ 2-3 महीने पहले की बात है कि भाई प्राइस जो है वो 250 तक भी पहुंच चुके थे, तो वो महंगाई ही थी। टमाटरों के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन आ चुकी थी, उनका प्राइस लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। इसको कहा जाता है आपका महंगाई। अब नेक्स्ट है आपका बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो सबसे बुरी कंडीशन है फिलहाल इंडिया की। तो अनएम्प्लॉयमेंट को आप क्या कह सकते हो कि भाई हु इज अनएम्प्लॉयड। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ और इसके बावजूद भी मुझे काम नहीं मिल रहा और मैं काम करना भी चाहती हूँ, तो मैं अपने आप को बेरोजगार कहूंगी सिंपली। तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि द कंडीशन इन विच इंडिविजुअल हु आर फीलिंग एंड एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग द वर्क। कि सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि भाई कोई पर्सन है, पर्सन ए, जो कि किसी भी काम को करने के लिए तैयार है, इसके अलावा वो विलिंग वेजेस, विलिंग का मतलब होता है कि आप उसको जितनी तनख्वाह देना चाहते हो उस तनख्वाह पर भी काम करने के लिए तैयार है, पर फिर भी उसको काम मिल ही नहीं रहा, उस कंडीशन को कहा जाता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसको आप हिंदी में सिंपली बेरोजगारी जो है वो लिख सकते हो कि भाई बेरोजगारी क्या है, एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो काम करने के लिए तैयार तो है और जितनी तनख्वाह उसको मिलनी है वो उसके लिए भी तैयार है, पर फिर भी उसको काम मिल ही नहीं रहा, तो उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट डिमांड, जिसको आप हिंदी में कहते हो समग्र मांग। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। अगर मैं एग्रीगेट का मतलब लिख दूं तो इसका मतलब होता है सिंपली टोटल, यानी कि जब आप अपनी इकोनॉमी में क्या करते हैं, टोटल डिमांड चेक करते हो। आप इकोनॉमी में कोई एक पर्सन तो रह नहीं रहा, आपके बहुत सारे लोग मिलकर के ही एक इकोनॉमी बनाते हैं। तो जी इकोनॉमी में बहुत सारे अलग अलग लोगों की जब डिमांड को हम प्लस कर दे तो उसको कहते हो आप एग्रीगेट डिमांड, सिंपल, ठीक है। तो टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल एंड इन अ गिवन टाइम पीरियड। अच्छा, यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि इकोनॉमी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड में आप किसी भी चीज को जो है कर रहे होते हो। एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती है कि भाई एक समय के अंदर जो किसी वस्तु है उसकी कुल मांगी गई जो मांग है उसको आप कहते हो समग्र मांग, ठीक है। हिंदी में इसको लिखा जाता है आपका समग्र मांग। तो समग्र का मतलब हो गया आपका टोटल, और मांग तो है ही आपकी भाई कि जब सारे ही लोग क्या कर रहे हैं किसी भी चीज, एक प्रोडक्ट की बहुत सारी डिमांड आप जब काउंट करते हो तो उसको आप इंग्लिश में कहते हैं तो नॉर्मली एग्रीगेट डिमांड, और हिंदी में इसको कहा जाता है आपका समग्र मांग। नेक्स्ट इसी का ही जस्ट एक और पार्टनर है एग्रीगेट सप्लाई, कि जहां डिमांड चलती है वहां सप्लाई तो आपकी चलती ही है, डिमांड है तो सप्लाई है, और या आप कह लो कि भी सप्लाई हो रही है इसीलिए उसी चीज की डिमांड की जा रही होगी, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई का भी सेम वही मतलब कि समग्र पूर्ति। अब पूर्ति का क्या मतलब है कि जब हम किसी इकोनॉमी में एक निश्चित समय अवधि में किसी भी चीज की आप क्या करते हो, मांग जो हो रही है उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हो। सप्लाई का मतलब क्या है, किसी भी चीज को बना करके बेचना। एक होता है प्रोडक्शन कि किसी भी चीज को आप बना रहे हो, और एक होता है सप्लाई कि उस
बनाई हुई चीज को आप मार्केट में भी लेकर आओ। तो जो सप्लाई जो है, आप जब सभी लोगों की, सभी प्रोड्यूसर्स की जब सप्लाई को प्लस कर देते हो, ठीक है। यहाँ एग्रीगेट डिमांड जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? आपका कंज्यूमर्स के साथ, और जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वो रिलेटेड होता है आपका प्रोड्यूसर्स के साथ, यानी हिंदी में आपका नॉर्मल उपभोक्ता, और ये हो गया आपके उत्पाद, ठीक है। तो भाई जो आपके उत्पादक है, वो जो आपके प्रोड्यूसर्स है, वो आपकी जब सभी प्रोड्यूसर्स की आप सप्लाई को जब काउंट करते हो, उसको प्लस करते हो किसी भी इकोनॉमी के अंदर, उसको आप सिंपली एग्रीगेट सप्लाई बोल देते हो। नेक्स्ट आपका ये आपके आगे वाले कुछ चैप्टर्स में है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे आपने वो एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में और उसमें पढ़ा होगा फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक चीज यहाँ पर आपको हमेशा याद रखनी है, क्या कि फिस्कल जो है वो रिलेटेड होती है सरकार के साथ, और मॉनेटरी जो है वो रिलेटेड होती है आपकी आरबीआई के साथ। बच्चे हमेशा इसी चीज के अंदर पहले तो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सी चीज किसके साथ कनेक्टेड है, फिस्कल एंड मॉनेटरी। फिस्कल जो कनेक्टेड होगी वो आपकी गवर्नमेंट जब कोई भी इनिशिएटिव लेकर आती है, यानी सरकार जो भी काम कर रही है आपके लिए, उसको आप फिस्कल के अंदर डाल देते हो। और मॉनेटरी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जब हमारी आरबीआई जिसको आप कहते हैं भाई सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जो होता है आपका, उसको, तो उसके द्वारा जो भी काम किया जाएगा, सेंट्रल बैंक के द्वारा किसी भी इकोनॉमी में जब कोई पॉलिसी लेकर के आई जाती है, तो उसको आप कहते हो कि भाई वो मॉनेटरी पॉलिसी है। और जब कभी भी सरकार आपकी क्या कर रही होती है कि कोई पॉलिसीज लेकर आती है, क्योंकि अक्सर आपकी जो है सरकार पॉलिसीज लाती है, उसको कहा जाता है आपका फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। यही चीज यहाँ पर लिख के भी दे रखी है आपको कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। सरकार आपकी अक्सर दो नीतियों को ही इस्तेमाल करती है, एक सब्सिडीज और दूसरी है टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक। तो ये हो गया आपका फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जिसको आप हिंदी में कहते हो, अच्छा मैं इसको लिख देती हूँ, फिस्कल पॉलिसी को आपका कहा जाता है अक्सर राजस्व नीति, और मॉनेटरी पॉलिसी को कहा जाता है आपका मौद्रिक नीति। मौद्रिक यानी पैसा, और मौद्रिक नीति यानी मनी का मतलब कि भाई मनी के साथ कौन कनेक्ट होगा, हमेशा आपका सेंट्रल बैंक। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होगी कि जहां पर आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है आपके क्या करेंगे, कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसीज लेकर के आते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद है आपका बजट डेफिशिएट। डेफिशिएट का मतलब क्या होता है, हमेशा घाटा। डेफिशिएट को अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब होता है घाटा, और बजट डेफिसिट को हिंदी में आपका बजट घाटा ही कहा जाता है। तो बजट डेफिसिट का मतलब घाटा, आपकी सरकार को घाटा, ये आपको घाटा कब होता है, जब भाई आपका जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा हो। मतलब आपने कमाए 4 पैसे और खर्च आपने 8 रुपए कर दिए, तो वहां पर आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो सरकार को भी नुकसान होता है। हर साल आप देखते हो आपकी जब लास्ट में फैब में रिपोर्ट्स आती हैं, जीडीपी, बजट वगैरह, इन सब के बारे में जब आपको बताया जाता है, तो उसमें आपको पता भी लगता है कि सरकार को जो है लास्ट ईयर कितना आपका नुकसान हुआ है पैसों को लेकर के, कि भाई सरकार ने खर्च कितना करा और सरकार के पास खुद के पास कितना पैसा आया। तो उसका जब आप डिफरेंस निकालते हो तो उससे आपको पता लगता है भाई उसको कि सरकार को एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट हुआ लास्ट ईयर, या फिर उसको फायदे में रही, तो उसको कहा जाता है आपका बजट घाटा। तो व्हेन अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड इट्स रेवेन्यू इन अ फिस्कल ईयर, कि जब कभी भी सरकार का खर्चा रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा, उसको आप हमेशा बजट डेफिसिट कहते हो। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट ईयर आपका भी गया है उसके अंदर आपने बात करनी होती है। नेक्स्ट टर्म जो कि है आपके नेशनल इनकम। स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ अभी ये डिस्कस भी किया था कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा कि जब आपके रेजिडेंट्स यानी आपके देश के जो नागरिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर अगर कुछ है तो वो है ये वर्ड रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि भाई नागरिकों के ही द्वारा जो पैसा आप काउंट कर रहे हो, जो उनकी नागरिकों की इनकम है, चाहे वो आपके देश में रह रहे हैं या आपके देश के बाहर रह रहे हैं, वो जितना पैसा कमा रहे हैं, उनको जब आप काउंट करेंगे तो आप बताओगे कि भाई मेरे देश की इनकम इतनी है, ठीक है।
ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली आपके देश के बराबर है। अब आपकी फैमिली मेंबर्स चाहे वो आपके आपके देश में रह करके काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है भाई वो बाहर चले गए, किसी भी XYZ किसी भी कंट्री में गए बाहर पैसा कमाने। अब क्या करेंगे वो लोग, वहां से पैसा तो भेजेंगे ही आपको, है ना। तो वो क्या है कि भाई आपके वो जो लोग जो यहाँ पर रह करके भी कमा रहे हैं, इसके अलावा बाहर जाकर के भी कमा रहे हैं, वो पैसा ला कहाँ रहे हैं, आपकी फैमिली में लेकर आ रहे हैं। सेम एज आपकी नेशनल इनकम का भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आपके जो रेजिडेंट्स है, यानी आपके जो नागरिक है, वो आपके देश में रह करके भी पैसा कमा रहे होते हैं और आपके बाहर जाकर के भी पैसा कमाते हैं। तो जब आप इनका टोटल करते हो, इनके इनकम को आप जब टोटल करते हो, तो आपको मिलता है सिंपली नेशनल इनकम, ठीक है। इसमें आपका वेजेस, प्रॉफिट और रेंट सब कुछ इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज रेट, जिसको आप हिंदी में कहते हो भाई विनिमय विनिमय दर, ठीक है। अब विनिमय दर का क्या मतलब होता है, तो एक्सचेंज रेट आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बचपन में आपको क्लास 10th तक ये चीजें पढ़ाई जाती है सिस्टम में, कि भाई हम पहले बार्टर सिस्टम को यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था, जहां पर हम किसी चीज को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा कि जिस पर आप अपनी एक करेंसी को दूसरी करेंसी पर क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। लेट फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपका 80 रुपए जो है वो बराबर है एक आपके डॉलर के, तो 1 रुपए या $1 के बदले में आप कितना देकर आ रहे हो, 80 रुपए देकर के आ रहे हो। अब ये 80 रुपए ही क्या हो गए आपके एक्सचेंज रेट हो गए, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट सिंपली कुछ नहीं होता, बस आपका वो रेट होता है जिस पर कोई भी एक देश आपका अपने पैसे को दूसरी करेंसी में जाकर के कन्वर्ट करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये आपके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में जो है डीपली पढ़ेंगे। अभी आपके एग्जाम्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जिन टर्म्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ आई होंगी। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।